हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चीन की क्रांति में। फ्रेंड्स, चीन की क्रांति जो विश्व इतिहास का मुख्य टॉपिक है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चीन की क्रांति जानने से पहले, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। जितना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप करेंगे उतना ही अधिक लोगों तक ये वीडियो जाएगी। तो आज शुरू करते हैं चीन की क्रांति। चीन की जो क्रांति थी मित्रों, ये 15वीं शताब्दी के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक जो चीन था वो बिल्कुल एकांतिक राष्ट्र था। चीन की क्रांति, तो चीन की क्रांति जो होती है 15वीं शताब्दी में स्टार्ट होती है। 15वीं शताब्दी तक चीन एकांतिक राष्ट्र था मित्रों। एकांतिक राष्ट्र का मतलब है कि इसका किसी विदेशी देश के साथ कोई संपर्क नहीं था, विदेशों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था, ना तो कोई व्यापार होता था और ना ही कोई व्यापारिक संबंध था। केटेलवी नामक एक विद्वान हुए, उनका कहना है कि चीन में जो इंग्लैंड था उसकी बंदूक ने चीन में एक दरार उत्पन्न कर दी, जिसके द्वारा व्यापार चक्र चल पड़ा। यानी कि इस दरार के जरिए बहुत से जो अदर कंट्रीज़ थे, विदेशी राष्ट्र थे, वो क्या चीन में व्यापार के लिए आने लगे। और ये काम किया किसने? व्यापार का सबसे पहले व्यापार शुरू किसने किया चीन में? इंग्लैंड ने शुरू किया। आप जानते हैं मित्रों कि इंग्लैंड ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने उपनिवेश हमेशा ही और पूरे विश्व में बनाए हैं, वो उपनिवेश बनाए और अपने यहाँ का निर्मित माल बेचा, व्यापार को बढ़ाया और कच्चा माल वहाँ से लेकर उपनिवेश राष्ट्र को दरिद्र बनाया। इसी तरह की नीति इसने चीन से भी की और चीन के अंदर इसने व्यापार शुरू सबसे पहले किया। चीन का दरवाज़ा जो यूरोपीय देशों के लिए खोलने वाला प्रथम देश इंग्लैंड था। यानी कि जो प्रथम राष्ट्र था यूरोपीय राष्ट्र, वो इंग्लैंड था और इसने चीन का दरवाज़ा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के लिए भी खोल दिया। इसी तरह मित्रों, हम जब जापान की बात करते हैं तो जापान का जो दरवाज़ा था विदेशी देशों के लिए, वो खोलने वाला पहला देश अमेरिका था। लेकिन जापान के अंदर एक शासक था जिसका नाम था मेइजी लुगने। क्या नाम था इसका? मेइजी लुगने ने इस व्यवस्था को काफ़ी कंट्रोल में कर लिया। उसने मतलब दूसरे विदेशियों को अपने देश में घुसने नहीं दिया और स्वयं को विदेशियों से बचा लिया और अपने स्तर पर शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। लेकिन चीन जो था वो इस खतरे से बच नहीं सका, विदेशी जो थे वो उसके देश में घुस आए। अब हम जानते हैं मित्रों कि चीन जो था उसने मतलब कैसे इस स्थिति का सामना किया, कैसे इंग्लैंड से उसने इस स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष किया। तो चीन के मित्रों 3 प्रांत थे। चीन के 3 प्रांत, पहला था मंचूरिया, दूसरा था मंगोलिया और तीसरा था शीकियांग। ये जो 3 प्रांत थे चीन के, इनको सम्मिलित रूप से चीन का तुर्किस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीन का तुर्किस्तान। इसके अलावा चीन के 18 प्रांत जो चीन की सीमा बनाते थे, चीन की सीमा पर स्थित थे। चीन की सीमावर्ती 18 प्रांत, इन पर क्या था? एक तो चीन का तुर्किस्तान, जिसमें चीन के 3 प्रांत शामिल थे, मंचूरिया, मंगोलिया और शीकियांग। इसके अलावा जो चीन के 18 प्रांत जो चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों में थे, इन पर क्या था? चीन का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। और इसी का लाभ उठाकर जो पुर्तगीज थे मित्रों, भारत में भी व्यापार करने सबसे पहले पुर्तगीज आए और चीन में भी व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगीज आए और पुर्तगीज ने इन्हीं रास्तों से चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। जब पुर्तगीज ने व्यापारिक संबंध बनाए तो यूरोपियन जो और कंट्रीज थे उनका मन भी लालच में आ गया, वे भी चीन के साथ संबंध बनाना चाहते थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि चीन जो था वो अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता था,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बनाना चाहता था मित्रों। 1757 में पुर्तगालियों ने 1700 नहीं मित्रों 1557 में पुर्तगालियों ने चीन के सीमावर्ती क्षेत्र मकाऊ, ये सीमावर्ती क्षेत्र था चीन का, यहाँ पर अपनी पहली बस्ती स्थापित की। किसने स्थापित की? पुर्तगालियों ने पहली बस्ती स्थापित की। और मकाऊ के समीप एक शीक्यांग नदी थी मित्रों। कौन सी नदी थी? शीक्यांग नदी। शीक्यांग नाम का चीन में प्रांत भी है और नदी भी है। ये शीक्यांग नदी जो थी वो मकाऊ के पास में थी और शीक्यांग नदी पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था कैंटन। ये चीन का मुख्य बंदरगाह था। चीन अपने आसपास के जो राज्य थे उनसे व्यापार जो था वो इस कैंटन बंदरगाह से करता था। ये चीन के व्यापार का मुख्य केंद्र था। अब हम जानते हैं कि चीन में इसके अलावा और विदेशी घुसपैठ कैसे हुई, विदेशी घुसपैठ कैसे हुई उसके बारे में जानते हैं। विदेशी घुसपैठ मित्रों, चीन का एक सम्राट था, 1685 की बात है। चीन का एक सम्राट था जिसका नाम था कांग हसी। कांग हसी नाम का एक सम्राट था 1685 में। इसने क्या है, विदेशियों को मतलब खुलकर व्यापार करने की इजाज़त दे दी, सीमावर्ती बंदरगाहों से व्यापार करने की इजाज़त दे दी मित्रों। किसने दे दी? 1685 में कांग हसी नाम का एक शासक था, उसने चीन के सीमावर्ती बंदरगाहों से व्यापार करने की इजाज़त दे दी विदेशियों को। फिर क्या हुआ, 1724 में ये ईसाई मिशनरियाँ चीन में प्रवेश कर गई और वो क्या है, ईसाई धर्म का वहाँ प्रचार करने लगी। ईसाई धर्म का, वही बात जो हमारे भारत में होती है कि ये आए तो व्यापार करने के लिए और इन्होंने अपने और काम भी साधने शुरू कर दिए, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और चीन में भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा 1724 तक। इसके बाद क्या था, वहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ गई और फिर क्या था, चीन का एक सम्राट था दूसरा जिसका नाम था चेटन तुंग। क्या नाम था मित्रों? एक सम्राट और था जिसका नाम था चेटन तुंग। इस चेतन तुंग ने इस व्यापारिक अधिकार, विदेशियों का जो व्यापारिक अधिकार था उसको सीमित कर दिया। सीमित कैसे किया मित्रों? इसने क्या किया कि विदेशियों को केवल 1757 की बात है मित्रों, चीन का एक सम्राट और हुआ जिसका नाम था चेतन तुंग। 1757 में इसने क्या किया, इसने कहा कि अब विदेशी जो है वो व्यापार सिर्फ कैंटन बंदरगाह से ही कर सकेंगे, यानी कि सभी सीमावर्ती बंदरगाहों से व्यापार नहीं होगा, जो कि पहला जो शासक था उसने कहा था। अब क्या है कि सिर्फ कैंटन बंदरगाह से ही ये व्यापार कर सकेंगे। इस तरह क्या है कि इनके व्यापारिक अधिकार को सीमित कर दिया। अब मित्रों जानते हैं हम, चीन में एक व्यापारियों की संस्था थी जिसका नाम था को होंग। ये मित्रों चीनी नाम थोड़े ऐसे ही है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। तो ये चीन के नाम है को होंग। ये क्या थी, एक 13 व्यापारियों की संस्था थी चीन में, 13 व्यापारियों का समूह था, 13 व्यापारी थे इसमें। और चीन में जितना भी विदेशी व्यापार होता था सब इनके माध्यम से होता था। व्यापारी जो विदेशी व्यापारी थे वो चीन के साथ प्रत्यक्ष व्यापार नहीं करते थे, चीन के साथ प्रत्यक्ष व्यापार नहीं करते थे, बल्कि इस को होंग का करते थे। को होंग का विदेशी व्यापार में बहुत बड़ा हाथ था, इसके माध्यम से ही सारा जो व्यापार है वो किया जाता था। व्यापार की जो औपचारिकताएं हैं चीन की तरफ से वो सारी को होंग के माध्यम से पूरी की जाती थी मित्रों। फिर अब जानते हैं कि चीन में इंग्लैंड की घुसपैठ कैसे होती है। चीन में इंग्लैंड की घुसपैठ कैसे होता है, कैसे इंग्लैंड जो है अपनी स्वार्थ की नीति को वहाँ अंजाम देता है मित्रों, तो उसके बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैंटन में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी खोली।
वही बात जो उसने भारत में की थी। कैंटन नामक एक बंदरगाह, पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ मित्रों। यहीं से बस व्यापारियों को, विदेशी व्यापारियों को चीन में व्यापार करने की इजाज़त थी। यहीं पे जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में भी थी, उसने व्यापारिक मतलब अपनी कोठी स्थापित की, पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित की। और प्रारंभ में इंग्लैंड व चीन के मध्य व्यापार एक तरफा था, यानी कि इंग्लैंड तो था अपना सामान यहाँ बेचता था, लेकिन चीन से सामान खरीदता भी था इंग्लैंड, लेकिन चीन जो है इंग्लैंड से कोई सामान नहीं खरीदता था मित्रों। इंग्लैंड चीन से सामान खरीदता था, किंतु चीन जो है वो इंग्लैंड से कोई सामान नहीं खरीदता था। इस तरह क्या कि ये व्यापार जो है वो एक तरफा हो गया मित्रों। फिर 1787 में इंग्लैंड को ये बात रास नहीं आई। फिर क्या हुआ कि 1787 की बात है मित्रों, एक व्यक्ति जिसका नाम है केथ कोट, ये इंग्लैंड का व्यक्ति था। इसके नेतृत्व में एक दल भेजा गया चीन में कि चीन का जो व्यापारिक संबंध है इंग्लैंड के साथ वो बढ़ाया जाए। चीन के मध्य चीन और इंग्लैंड के मध्य जो व्यापारिक असमानता है उसको दूर किया जाए, लेकिन चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद 2 जो अभियान है और भेजे गए। 1793 में मरकाटनी के नेतृत्व में, और फिर उसके बाद 1816 में एम हर्स्ट के नेतृत्व में और अभियान भेजे गए। किसके लिए? चीन और इंग्लैंड के मध्य जो व्यापारिक असंतुलन है या व्यापारिक असमानता है उसको दूर करने के लिए इंग्लैंड ने भी भेजे थे अभियान, लेकिन इसमें इंग्लैंड को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद क्या होता है मित्रों, इंग्लैंड जो है वो घुस खाकर चीन के साथ युद्धों के लिए तैयार हो जाता है। एक तरह से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और इसके कई कारण भी बनते हैं मित्रों। तो इसी की परिणति था, इतने सब कारण। प्रथम अफीम युद्ध होता है मित्रों, प्रथम अफीम युद्ध। ये कैसे होता है? प्रथम अफीम युद्ध होता है मित्रों 1839 से लेकर और 1842 तक। क्या कारण था प्रथम अफीम युद्ध का? चीन में क्या था, इंग्लैंड जो था वो अवैध रूप से अफीम का व्यापार करता था और चीन को ये बात पसंद नहीं थी। प्रशासकों ने, चीन के जो प्रशासक थे उनको इस बात का पता था और उन्होंने कई बार इस व्यापार को रोकने की कोशिश भी की प्रशासकों ने, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके बाद क्या हुआ कि मार्च 1939 की बात है मित्रों, मार्च 1839 की बात है। और इसमें क्या होता है, चीन का एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है लिनित्से। क्या नाम होता है? लिनित्से। इस लिनित्से ने क्या किया कि अंग्रेजों की जो अफीम थी उसको नष्ट कर दिया। केंटन बंदरगाह था ना, वहाँ पे अंग्रेजों की अफीम आई चीन में बिकने के लिए, और इस लिनित्से ने केंटन बंदरगाह पर अंग्रेजों की, इंग्लैंड की जो अफीम थी उसको नष्ट कर दिया। अफीम को क्या किया? नष्ट कर दिया। जो वो चीन में बेचने वाले थे अफीम को नष्ट कर दिया। किसने? लिनित्से ने। इसका क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव हुआ कि इस समय अंग्रेज अधिकारी भी था, एक व्यापार जो इंग्लैंड चीन में करता था उसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था और इसका नाम था इलियट। अंग्रेज अधिकारी कौन था इस वक्त? इलियट। तो इस इलियट को ये बात बहुत खटक गई और इसको भयंकर क्रोध आया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसी की परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और चीन के मध्य प्रथम अफीम युद्ध लड़ा जाता है मित्रों। तो प्रथम अफीम युद्ध लड़ा जाता है जिसमें चीन की हार हो जाती है। 1839 में ये युद्ध शुरू होता है और 1842 तक चलता है और इस युद्ध में चीन की हार हो जाती है। चीन की हार के बाद चीन और इंग्लैंड के मध्य 1842 अगस्त 1842 में नॉन किंग की संधि होती है मित्रों। नॉन
ये भी एक चीनी नाम है। नॉन किंग की संधि होती है। अब इस नॉन किंग की संधि में क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या शर्तें तय की जाती है इंग्लैंड और चीन के तय। कोहोंग को भंग कर दिया गया, जो एक व्यापारी संस्था थी। कोहोंग 13 व्यापारियों की जो संस्था थी चीन में, उसको भंग कर दिया। इंग्लैंड को हांगकांग का क्षेत्र दिया गया। हांगकांग का क्षेत्र किसने ले लिया? इंग्लैंड ने ले लिया। हांगकांग चीन में था। और चीन ने 5 बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए। मतलब अब चीन ने क्या है कि इंग्लैंड को व्यापार करने की अनुमति देती। पहले तो कैंटन बंदरगाह से ही व्यापार होता था चीन में इंग्लैंड का, लेकिन अब क्या 5 बंदरगाह और खोल दिए उसने इंग्लैंड के लिए। तो मित्रों, ये थी नानकिंग की संधि की शर्तें, और इसमें चीन हार गया और चीन को इंग्लैंड की शर्तें माननी पड़ी। अब इसके आगे का जो पार्ट है मित्रों, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।